जय हिंद डिफेंस लवर्स। मिगोयान गुरेविचेव मिग-21 जिसे नाटो रिपोर्टिंग नाम फिशबेट से जाना जाता है, एविएशन हिस्ट्री में सबसे आइकॉनिक और इन्फ्लुएंशियल फाइटर एयरक्राफ्ट में से एक है। इसका डिजाइन और डेवलपमेंट मिड 20th सेंचुरी के कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप के साथ साथ इसकी क्रिएटर्स के इनोवेटिव विजन में निहित है। इसकी कहानी 1950 के अंत में सोवियत यूनियन में शुरू हुई थी और आज के हमारे टॉपिक में भी हम इसी पर बात करने वाले हैं और हम ये भी जानेंगे कि इसे अब क्यों डिजाइन किया जा रहा है। पर पहले हम ये जान लेते हैं कि इसे इंडियन एयरफोर्स में लिया ही क्यों गया था। 1960 के दशक के दौरान एशिया में जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप तेजी से बदलाव के दौर से गुजर रहा था। 1962 में चाइना के साथ और 1965 में पाकिस्तान के साथ कॉन्फ्लिक्ट का सामना करने के बाद भारत ने अपनी बाउंड्रीज की सेफ्टी और रीजनल स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए एक मॉडर्न और केपेबल फाइटर एयरक्राफ्ट की नीड को पहचाना था। सोवियत यूनियन के साथ भारत के क्लोज डिप्लोमेटिक और मिलिट्री टाइज ने मिग-21 की एक्विजिशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सोवियत यूनियन लोकल असेंबली के बदले में भारत को कंप्लीट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर देने पर सहमत भी हो गया था और 1964 में मिग-21 इंडियन एयरफोर्स के साथ सर्विस में प्रवेश करने वाला पहला सुपरसोनिक फाइटर जेट बन गया था। चलिए अब जरा ये जान लेते हैं कि इसे एक अच्छा जेट क्या बनाता है। मिग-21 में अपने समय का एक बहुत ही केपेबल इंजन था जो रिलेटिवली लो पावर्ड आफ्टर बर्निंग टर्बोजेट के साथ भी मैक 2 तक पहुंचने में केपेबल था और इसका कंपैरिजन हमेशा यूएस लॉकहीड F-104 स्टार फाइटर, नॉर्थरॉप F-5 फ्रीडम फाइटर और फ्रेंच डसॉल्ट मिराज 3 के साथ ही की जाती थी। फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के बाद भारत ने मिग-21 के बाद के टाइप 88 वेरिएंट में अधिक स्वदेशी रूप से डेवलप और समान रूप से केपेबल R11 F2S300 इंजन पर स्विच किया था। टाइप 88 और मिग-21 93S स्क्वाड्रन्स को मिग-21 UPG वेरिएंट में फुल अपग्रेडेशन प्रोग्राम से गुजरने के बाद उनका निकनेम बाइसन मिल गया था। 2001 से 2008 में प्लान को हरी झंडी मिल गई, जिसमें एयरफ्रेम की ओवरहॉलिंग, नए कॉकपिट अपग्रेड और एवियोनिक्स, वेपन्स और 1 साल की सर्विस लाइफ एक्सटेंशन शामिल थी। यह सोवियत यूनियन के लिए एक ही एयरक्राफ्ट में फाइटर और इंटरसेप्टर दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स को कंबाइन करने वाला पहला सक्सेसफुल जेट था। वही उपलब्धि जिसे बाद में भारत में भी लागू किया गया था। बेस्ट अपग्रेड्स के साथ इंडियन एयरफोर्स के मिग-21 की स्पीड मैक 2.01 तक लिमिटेड थी। इसकी रेंज 1210 किलोमीटर थी और सर्विस सीलिंग 17,800 मीटर थी। एक्सीडेंट्स के बावजूद भारत का मिग-21 सभी ग्लोबल वेरिएंट्स में बेस्ट है और जब इसे युद्ध में उतरने की आवश्यकता होती है तो ये सबसे अच्छा होता है। दूसरे फॉरेन वेरिएंट्स के अगेंस्ट भारत के मोस्ट स्क्वाड्रन्स को ऑटो पायलट फीचर्स, इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम और जीपीएस रिसीवर के साथ अपग्रेड किया गया था। स्टॉक वेरिएंट ओरिजिनल से एक पोजोट्रॉन कोपियो के साथ आता है। विभिन्न देशों के लिए मिग-21 के कुल 28 वेरिएंट्स बनाए गए हैं और फायर पावर के मामले में इंडियन वेरिएंट सबसे ऊपर आता है। यह इंटरनल 250 राउंड GSH-23 तोप के साथ आता है। यह 500 किलोग्राम के कन्वेंशनल बॉम्ब ले जा सकता है। इसके अलावा यह 4K 13AM शॉर्ट रेंज वाली मिसाइलें भी ले जा सकता है। मिग-21 अपने समय के हिसाब से हाईली मैन्यूवरेबल था। हालांकि फ्लाई बाय वायर एयरक्राफ्ट के कंपैरिजन में यह फीचर भी पुराना हो चुका है और हाई नंबर्स और प्रोडक्शन डिमांड के कारण यह अपने टेन्योर की शुरुआत से ही एक कॉस्ट इफेक्टिव क्वालिटी वाला जेट बन गया था। आपको पता ही होगा फेब और मार्च 2019 के इवेंट्स के बारे में जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुए थे, जब फेब 27, 2019 को एक एरियल एंगेजमेंट में भारत के मिग-21 बाइसन ने पाकिस्तान के F-16 को गिरा दिया था। मिग-21 बाइसन द्वारा F-16 को सक्सेसफुली मार गिराने से भारतीय एयरफोर्स के पायलटों के एक्सेप्शनल ट्रेनिंग और सिचुएशनल अवेयरनेस का प्रदर्शन हुआ था। इसने इस नोशन को भी दूर कर दिया था कि एडवांस टेक्नोलॉजीज ही ऐसी सिचुएशंस में जीत की गारंटी देती हैं और एक सिग्निफिकेंट फैक्टर पायलट के स्किल और हैंडलिंग कैपेबिलिटी पर निर्भर करता है। कुल मिलाकर सबूतों से छेड़छाड़ और करोड़ों डॉलर के इस जेट को खोना न केवल पाकिस्तान के लिए बल्कि अमेरिका के लिए भी एक जबरदस्त झटका था, जिसने इस टॉप क्लास के 4th जनरेशन के फाइटर जेट के शिकार होने की शर्मिंदगी की लहर के रूप में क्लेम्स को खारिज कर दिया था और इसके लिए विंग कमांडर जो कि अब ग्रुप कैप्टन है अभिनंदन वर्धमान को F-16 को गिराने के लिए वीर चक्र से सम्मानित किया गया था, जो इन्वेस्टिचर सेरेमनी में तीसरा सबसे बड़ा ब्रेवरी अवार्ड है। चलिए ये जान लेते हैं कि मिग-21 इतने लंबे समय तक टिकाऊ क्यों था। भारत ने मिग-21 की कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए वेरियस अपग्रेड प्रोग्राम्स शुरू किए थे। नोटेबल अपग्रेड्स में एवियोनिक इंप्रूवमेंट्स, रेडार एनहांसमेंट्स और वेपन सिस्टम अपग्रेड्स शामिल हैं। अपग्रेडेड मिग-21 को एडवांस्ड एयर टू एयर से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलों के साथ इंटीग्रेट किया गया है, जिससे मॉडर्न एयर वॉरफेयर में उनकी पीरियोडिक मेंटेनेंस बढ़ गई है। कॉकपिट टेक, एवियोनिक्स आदि में एडवांसमेंट्स को भी बुलाया नहीं जा सकता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल ने मिग-21 के मेंटेनेंस, मरम्मत और ओवरहॉल में व्यापक विशेषज्ञता
सुविधा विकसित की है और उन्हें ओवरहॉल करने के लिए समर्पित सुविधाएं स्थापित की हैं, जिससे यह सुनिश्चित हुआ है कि एयरक्राफ्ट का मॉडर्नाइजेशन और मेंटेनेंस लोकली किया जा सकता है। MiG-21 ऑपरेट करने में सस्ते थे, जिससे वे भारतीय एयरफोर्स की बजट कंस्ट्रेंट्स के लिए कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन बन गए। बड़ी संख्या में पूरी तरह से नए एयरक्राफ्ट खरीदने की तुलना में उन्हें अपग्रेड करना अधिक इकोनॉमिकल साबित हुआ था, जिससे भारत को बजट कंस्ट्रेंट्स के अंदर एक केपेबल फाइटर फ्लीट को बनाए रखने और नंबर को भी बरकरार रखने की अनुमति मिली थी। MiG-21 को डिफरेंट मिशन सिनेरियोज में उनकी वर्सिटैलिटी और यूटिलिटी को प्रदर्शित करते हुए एयर डिफेंस, ग्राउंड अटैक और रिकॉनेसेंस के लिए अडेप्ट किया गया था। छोटे रनवे और डाइवर्स टेरेन में ऑपरेट करने की उनकी कैपेबिलिटी ने जियोग्राफिकल और ऑपरेशनल कंडीशंस के लिए सूटेबल भी बना दिया था। पर इतना सब होने के बाद भी ये एयरक्राफ्ट एक डेथ बेड बनता जा रहा है। जैसे कि 22 मार्च 1962 में अंबाला एयरफोर्स स्टेशन में इसमें इंजन खराबी हुई थी। 10 अप्रैल 1963 में आदमपुर एयरफोर्स स्टेशन में पायलट एरर हुआ था। 15 मई 1964 में हलवारा एयरफोर्स स्टेशन में टेक्निकल मैलफंक्शन हुआ था। 12 जून 1965 में श्रीनगर एयरफोर्स स्टेशन में इंजन फेलियर हुआ था। 15 जुलाई 1966 में पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन में पायलट एरर हुआ था। 1991 में एक ट्रेनिंग मिशन के दौरान इंजन प्रॉब्लम्स के कारण एक MiG-21 क्रैश हो गया था। 1997 में एक रूटीन सॉर्टी के दौरान एक और क्रैश हो गया और क्रैश का कारण टेक्निकल इश्यूज को बताया गया था। 2001 में एक ट्रेनिंग फ्लाइट के दौरान एक MiG-21 क्रैश हो गया और क्रैश का कारण इंजन फेलियर को फिर से बताया गया था। एक अन्य क्रैश 2010 में एक नियमित रूटीन ट्रेनिंग मिशन के दौरान क्रैश हो गया था, जहां टेक्निकल फेलियर और उसके बाद पायलट एरर के कारणों के रूप में पहचाना गया था। 2012, 2013, 2016 और 2019 इन सभी ईयर्स में इंजन इश्यूज और अन्य टेक्निकल स्नैक्स के कारण बाइसन क्रैश होता आ रहा है। भारत ने जिन कई वॉर्स में पार्टिसिपेट किया है, उनमें इस एयरक्राफ्ट ने बार बार अपनी ताकत दिखाई है। हालांकि इन बैटल्स की बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। AK एंटनी, जो डिफेंस मिनिस्टर थे, ने 2012 में संसद में बताया कि भारत ने रूस से जो 872 MiG एयरक्राफ्ट खरीदे थे, उनमें से आधे से अधिक क्रैश में खो गए थे। पिछले 60 वर्षों के दौरान इन घटनाओं में 200 से अधिक पायलट और 60 सिटीजन्स मारे गए हैं। भारतीय एयरफोर्स द्वारा इन पुराने एयरक्राफ्ट को सेवा में बनाए रखने का एक कारण रिक्वायर्ड स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को बनाए रखना है। फ्लाइट सेफ्टी में अपने खराब ट्रैक रिकॉर्ड के कारण MiG-21 को विडो मेकर या फ्लाइंग कॉफिन जैसे गंभीर उपनामों से भी सम्मानित किया जाता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि MiG-21 एक नेसेसरी ईविल बन गया है? यह सच है कि MiG-21 अपने समय में बेस्ट फाइटर जेट्स में से एक था। अपने प्राइमरी कंपेटिटर F-104 स्टार फाइटर की तुलना में यह मैन्यूवरेबिलिटी, एरोडायनामिक्स और थ्रस्ट टू वेट रेशियो के मामले में आगे रहता था। ऐसी कोई घटना नहीं हुई है जहां पायलटों ने बाइसन पर कंट्रोल खो दिया हो। क्रैश के बाद बताई जाने वाली लगभग सभी टेक्निकल स्नैक्स इंजन फेलियर के कारण होती है, लेकिन जब उनके पास अपने समय के सर्वश्रेष्ठ इंजनों में से एक है तो कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आती है? इसका एक सीधा सा उत्तर है इकोनॉमी की जोड़ी और सस्टेनेबिलिटी की सख्त जरूरत। इन फाइटर जेट्स को पार देने वाला टर्मॉन्स्की R-25-300 इंजन पहले ही अपने चरम पर पहुंच चुके हैं। एयरक्राफ्ट ने पहली बार 1955 में उड़ान का स्वाद चखा था और यह 2023 है। यह लगभग एक प्लैटिनम जुबली है, जिसमें इंजनों के उसी सेट के साथ जश्न मनाया जाएगा, बस मामूली बदलाव और अपग्रेड्स के साथ। इसका श्रेय भारत के बार बार अपग्रेड प्रोग्राम्स, सस्टेनेबिलिटी पैकेजेस और हमारे पायलटों को जाता है कि ये जेट अभी भी चालू थे और चल रहे थे। वास्तव में गलती का एक हिस्सा इस तथ्य पर निहित है कि इन पुराने फाइटर जेट्स को बार बार अपग्रेड करने के बाद भी F-22 को NGAD द्वारा रिप्लेस किया जाएगा और पूरे इतिहास में MiG-21 क्रैश घटनाओं में सभी डिसीज्ड के लिए अफसोस की बात है। लेकिन किसी को यह समझना होगा कि ग्लोबल आर्म्स रेस ध्यान देने योग्य मेन पॉइंट्स में से एक है। गरीबी से जूझ रहा पाकिस्तान अपने ही कर्ज में डूबा हुआ है, लेकिन अभी भी उनके पास हमसे 1 दर्जन अधिक न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जबकि चाइना अपने स्पेशल फोर्सेस के डिविजन्स में अपने प्रोडक्शन को इतनी जबरदस्त स्पीड से बढ़ा रहा है कि अमेरिका और नाटो भी हैरान है। इस बीच भारत ग्लोबल वेपन्स रेस में लगातार फंसा हुआ है और वास्तव में घटते फाइटर जेट स्क्वाड्रन से जूझ रहा है। Su-30 और राफेल भले ही मॉडर्न बैकबोन रहे हों, लेकिन उनकी पर आर की ऑपरेशनल कॉस्ट बाइसन से मीलों आगे है और उन्हें तैनात करने में भी भारी कॉस्ट आती है। भारतीय एयरफोर्स ने पुराने MiG-21 फाइटर जेट्स के शेष 3 स्क्वाड्रन्स को फेज डाउन करने का प्रोसेस शुरू कर दिया है और उन्होंने आखिरी बार 8 अक्टूबर 2023 को एनुअल एयरफोर्स परेड में पार्टिसिपेट किया था।
एयरफोर्स डे से पहले एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने अनाउंस किया कि 2025 से लोकली डेवलप्ड तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट MiG-21 की जगह लेगा। हमारे F-16 किलर्स अब फॉर्मली रिटायर हो गए हैं। तो आज के हमारे इस एपिसोड में इतना ही। पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।